लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में डॉक्टर अम्बेडकर का कारण पीछे नहीं जाना चाहिए। मेरे सम्मानित साथियों, के भीमराव अम्बेडकर जी ने आपके उत्थान के लिए अपने पूरे जीवन को तबाह बर्बाद करके आज आपको इस देश में कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया है। इस बात को आपको बुद्ध, रविदास, डॉक्टर अम्बेडकर एवं मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों पर आधारित बराक न्यूज करते हुए मेरे सम्मानित साथियों, अभी मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी बात अब बची है जिन बातों को मैं आपको बताऊं। चूंकि हमारे होनहार पदाधिकारी, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय ने आपको सभी बातों से रूबरू कराने का काम किया है, लेकिन मैं समझता हूं अगर मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी कहीं न कहीं बनती है कि कुछ बातों से मैं भी आपको रूबरू कराने का काम करूं। मेरे सम्मानित साथियों, आप लोग जानते हैं माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय जी ने आपको उस दौर में ले जाने का काम किया जब आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, आपको बिना पे कपड़े डालने का अधिकार नहीं था, जब लोगों को आपकी परछाइयों से बदबू आती थी। उस दौर में आपको उन्होंने ले जाने का काम किया और उस दौर से कैसे निकल करके आज आप इन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, इस बात से आपको बखूबी रूबरू कराने का काम किया। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संपूर्ण जीवन की अपनी कुर्बानी देते हुए आपके लिए संविधान देने का काम किया, संविधान में आपके सारे अधिकारों को समाहित करने का काम किया, लेकिन उस एक संविधान को आपको देने के लिए, आपके अधिकारों को आप तक पहुंचाने के लिए, आपके मान सम्मान अधिकार की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां बाबा साहब ने देने का काम किया है, उन बातों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक दृष्टांत की तरफ मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बेटे राजेंद्र अम्बेडकर, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बाबा साहब के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बाबा साहब को पता चलता है कि बाबा साहब के बेटे राजेंद्र अम्बेडकर अब इस दुनिया में नहीं है। बाबा साहब भागते भागते अपने घर पे आते हैं और बाबा साहब देखते हैं कि उनके सामने उनकी बेटे की लाश पड़ी हुई है। माता रमाबाई लगातार रोए जा रही थी, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बाबा साहब उस हालात को देख करके, उस स्थिति को देख के बाबा साहब की भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गांव उस मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग, पड़ोस के लोग बाबा साहब के पास आकर के कहते हैं कि आपके बेटे को मरे हुए काफी वक्त बीत चुका है, अब अपने बेटे को दफनाने के लिए एक नए कफन की जरूरत पड़ेगी। एक कफन बाबा साहब मंगवाइए ताकि आपके बेटे का दाह संस्कार हो सके। बाबा साहब की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, उन आंसुओं ने और तेज रफ्तार ले लिया। बाबा साहब की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे और बाबा साहब जब लगातार रोए जा रहे थे तो पड़ोस के लोगों ने पूछा, बाबा साहब रोना कितना आप रो रहे हैं, कृपया अपने कलेजे को आप पत्थर रखिए, कलेजे को अपने शांत करिए और बेटे के लिए कफन लेकर के आइए। बाबा साहब अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा लंबी बीमारी से जूझ रहा था, मेरे पास अगर कफन लाने के पैसे होते तो मैं कफन लाने के पहले अपने बेटे का इलाज कराता। मेरे बेटे ने अभी तो नया नया चलना सीखा था, मेरे बेटे ने भी नया नया बोलना सीखा था, अभी तो उसके घर में किलकारियां गूंजी थी। पैसे के अभाव में मेरे बेटे ने दम तोड़ने का काम किया, अगर पैसा होता तो उस पैसे से मैं अपने बेटे का इलाज कराने का काम करता, आज उसे कफन की जरूरत नहीं पड़ती। माता रमाबाई बाबा साहब को देखती है, उनकी बातों को सुनती है, उनके आंसुओं को देखती है। माता रमाबाई ने देखा कि ये सच है कि हमारे घर में इतने पैसे नहीं है कि अपने बेटे को हम कफन दे सके, इसलिए माता रमाबाई ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उस पल्लू का कफन बनाने का काम किया, तब बाबा साहब अपने बेटे का दाह संस्कार कर पाए। मेरे सम्मानित साथियों, इतनी कितनी विपरीत परिस्थितियों में, कितनी खराब स्थिति में बाबा साहब ने आपके लिए संघर्ष करने का काम किया। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी विद्वानता की हम बात करें तो दुनिया में उनसे बड़ा कोई दूसरा विद्वान नहीं है। जब अंग्रेज जिनको चलती फिरती विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहा करता था, उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अगर वो चाहते तो कहीं भी क्लास 1 की नौकरी कर सकते थे, ऐसे आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन बाबा साहब को आपकी चिंता सताए
जा रही थी, वो लगातार आपको हुक्मरान बनाने की कोशिश में संघर्ष करते जा रहे थे। और बाबा साहब ने कहने का काम किया, बाबा साहब ने ध्यान लिया, बाबा साहब ने कहा मैं एक बेटे के लिए इस देश के करोड़ों बेटों की कुर्बानी नहीं दे सकता हूं। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने आपके लिए जो किया है मेरे सम्मानित साथियों, मुझे लगता है कि हम अपने शरीर के चमड़े का जूता बना करके बाबा साहब के कदमों में पहना दे, तब भी आजीवन उनका कर्ज हम नहीं उतार सकते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। मेरे सम्मानित साथियों, बुआई का सीजन आ गया है, खेत की जुतैया होती है, जो जुतने के बाद उसमें गेहूं की बुआई होती है। गेहूं का एक बिया जब मिट्टी के अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जाकर के वो बिया जब सड़ता है, तब उसमें से एक कल्ला निकलता है। जब गेहूं का एक बिया जुताई करने के बाद जमीन के अंदर जाता है, खेत के अंदर जाता है, उसमें मिट्टी पड़ती है, तो उसमें से एक कल्ला निकलता है, तब जाकर के गेहूं की पैदावार होती है। ठीक उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपके उत्थान के लिए अपने पूरे जीवन को तबाह बर्बाद करके आज आपको इस देश में कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया है। इस बात को आपको समझना होगा मेरे सम्मानित साथियों, इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लगातार संघर्ष करते रहे। एक बार बाबा साहब रो रहे थे, रत्तू साहब बाबा साहब के पास आते हैं, बाबा साहब से पूछते हैं, बाबा साहब क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू आए हुए हैं। बाबा साहब रत्तू जी से कहते हैं कि रत्तू, मैं तो चंद दिनों का मेहमान हूँ, मैंने अपना पूरा जीवन इस देश के गरीब पिछड़े अल्पसंख्यक गरीब सवर्णों के उत्थान के लिए समर्पित करने का काम किया है। और आज मैं नजर उठा करके देश के आखिरी कोने तक देखने का काम करता हूँ, कोई 20 साल वाला वो नौजवान नजर नहीं आता है जिसके कंधों पे मैं अपनी जिम्मेदारी दे सकूं, जिसके कंधों पे इस कारवां को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दे सकूं। रत्तू, मैं तो चंद दिनों का मेहमान हूँ, मैं जब चला जाऊंगा मेरे लोगों से बताना, इस देश के दलित पिछड़ों से बताना, अल्पसंख्यकों से बताने का काम करना, इस देश के नौजवानों से बताना कि डॉक्टर अम्बेडकर का कारवां जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने पहुंचाया था बेशक नहीं रुका रहे, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में डॉक्टर अम्बेडकर का कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए। मेरे सम्मानित साथियों, इस बात को आपको याद करने की जरूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से लगातार प्रेरित होकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सपने देखे हुए थे, जो बुनियाद उन्होंने तैयार किया था, उस बुनियाद को भर के माननीय कांसीराम साहब, माननीय बहन जी ने लगातार संघर्ष करने का काम किया। और अभी आपको बताया जा रहा था कि जब जो पिछड़े समाज के बेटे जो आज डॉक्टर बन रहे हैं, पिछड़े समाज के बेटे जो इंजीनियर बन रहे हैं, पिछड़े समाज के बेटे जो अच्छी नौकरियों में है, पिछड़े समाज का बेटा अगर गांव का प्रधान बन रहा है, पिछड़े समाज का बेटा अगर बीडीसी बन रहा है, पिछड़े समाज के बेटे को अगर ब्लॉक प्रमुख बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और पिछड़े समाज का बेटा अगर आज जुनौल की नगर पंचायत से चेयरमैन बनने जा रहा है, तो किसी और की देन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की देन है। मेरे सम्मानित साथियों, इस बात को आपको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठों की पार्टी, जिसको आम बात हो गई है, झूठों की पार्टी अगर आप गूगल पे डाल देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का फोटो आ जाएगा, बीजेपी के नेताओं का फोटो आ जाएगा, बीजेपी की फोटो आ जाएगी। आपको याद होगा 2014 का वो वोट, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था तो इन्होंने आपसे वादा किया था, इस देश के लोगों, भारत के लोगों, भारतवासियों, भारत के गरीबों, मजदूरों, बेबस लाचार लोगों, इस देश का बहुत सारा काला धन दुनिया के दूसरे कोने में छिपाया गया है। अगर आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। वादा किया था कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, वादा किया था कि नहीं? किया था ना वादा? किसके खाते में 15 लाख रुपए आए?
आए किसी के खाते में? इन्होंने वादा किया था। तमाम नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ वो नौजवान भी है जिनकी उम्र नौकरियों से दूर जा चुकी है, जो अब नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2014 में जिनको नौकरी मिल सकती थी उनसे इसी नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अगर आपने मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनाया तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां हम देने का काम करेंगे। किया था ना? लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, जब इस देश के लोगों ने 15 लाख रुपए की डिमांड किया तो देश के नागरिकों ने कहा कि आपने 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, आप तो सत्ता में विराजमान हो गए हो, कहाँ गया वो काला धन, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? हमारे 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी हमारे खाते में आप डालने का काम करो। तो इनका तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहने का काम किया। वो चुनाव का समय चल रहा था, चुनाव का समय चल रहा था, 15 लाख रुपए देने की बात तो एक जुमला था मेरे सम्मानित साथियों। इस वीडियो को भी आपने देखने का काम किया था, वो वीडियो वायरल हुआ था। जब लगातार इस देश के गरीबों ने, इस देश के गरीब सवर्णों ने, पिछड़ों ने, अकलियत समाज के लोगों ने लगातार 15 लाख रुपए की मांग की, नौजवान इस सताई सरकार के खिलाफ, इस झूठे सरकार के खिलाफ जब रोड पर उतरने के लिए तैयार हो गया, नौजवानों ने अपनी कमर कस लिया इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए, तो आनंद फानन में आधी रात को इन लोगों ने, आधी रात को 8 बजे नोटबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि 1500 के नोट, 1500 के नोट अब अद्धी कागज के समान है, उनका अब कोई मोल नहीं है। मेरे सम्मानित साथियों, इन लोगों ने तो आसानी के साथ नोटबंदी कर दिया, लेकिन आपको याद होगा जब नोटबंदी हुआ वो लगन का सीजन चल रहा था, वो लगन का सीजन चल रहा था। तमाम ऐसे घर जिनकी बेटियों की शादियां करी हुई थी, ऐसे तमाम भाई जिनके बहन की शादियां 2 दिन बाद थी, 3 दिन बाद थी, जो लोग 2 दिन बाद जिनके बहन बेटियों की शादियां थी, बैंकों से पैसा निकाल करके अपने पास रखते होते हैं कि सुबह जाकर के हम हलवाई को पैसा देने का काम करेंगे, तब हलवाई आकर के हमारे घर खाना बनाएगा। वो लकड़ी वाले को जो बेड बनाता है, सोफा बनाता है, कुर्सी मेज बनाता है, उसके लिए पैसा निकाल करके वो बाप भाई रखे रहते हैं कि उस फर्नीचर वाले को जाकर के हम पैसा देंगे, तो वो फर्नीचर वाला भी हमारे घर पे बेड और सोफा पहुंचाने का काम करेगा। टेंट वाले के पास पैसा देने के लिए वो बाप और भाई रखे रहते हैं कि दूसरे दिन हम टेंट वाले को पैसा देंगे तो टेंट वाला मेरे घर पे आकर के मेरे घर को सुंदर सजाने का काम करेगा। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, आधी रात को नोटबंदी होती है, दूसरे दिन उस बहन की शादी होती है, जिस बहन की शादी होती है उसका भाई, उसका बाप जब दुकानों पे टेंट वाले के यहाँ जाता है, टेंट वाला कहता है मोदी जी ने कह दिया है अब ये रद्दी कागज के समान है, ये नोट हमें नहीं चाहिए, आप नए नोट लेकर के आओ तो आपके घर पे मैं टेंट गिराने का काम करूंगा। जब वो हलवाई के पास जाता है, हलवाई वाला भी यही बात करके उस भाई को, उस बाप को वापस लौटाने का काम करता है। जहाँ जहाँ वो पैसा लेकर के बाप भाई जाता है, हर जगह से उन्हें निराश होकर के वापस घर पे बैठ जाना पड़ता है। और पैसे के अभाव में जब बाप और भाई घर पे बैठ जाते हैं, उस बहन की शादी टूट जाती है, और जब बहन की शादी टूटती है तो अपनी बेटी की शादी को टूटता हुआ देख करके उस सदमे को जब बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो उस बाप को दिल का दौरा पड़ता है, उस बाप की मौत हो जाती है। और जब बाप की मौत होती है तो उस देश के लाखों बेटियों ने, मेरे सम्मानित साथियों, अब इस देश के लाखों बेटियों ने अपनी बाप की मौत का गुनाहगार खुद को मानते हुए छतों से कूद करके आत्महत्या करने का काम किया। ये अच्छे से याद होगा आपको मेरे सम्मानित साथियों, ये बातें भूलने वाली नहीं है। नोटबंदी कर दी गई बिना तैयारी के, आनंद फानन में तो नोटबंदी कर दी गई, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, ऐसा तमाम परिवार, ऐसी तमाम माएं जिनके घरों पे सालों से बच्चों की किलकारियां नहीं बुझी थी, तमाम इलाज कराने के बाद में, दवा कराने के बाद में, तमाम तपस्या के बाद मेरे सम्मानित साथियों, जिनके घरों पे 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल, 7 साल बाद बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, वो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है।
वो माँ अपने बच्चे को लेकर के जब अस्पताल में जाने का काम करती है, अस्पताल का प्रबंधक कहता है आप नए नोट लेकर के आओ तब आपके बेटे का हम इलाज करेंगे। अस्पताल का प्रबंधक कहता है आप नए नोट लेकर के आओ तब हम आपके बच्चे का इलाज करने का काम करेंगे। वो माँ जिसका बच्चा बड़ी मिन्नतों के बाद उसकी गोद में कुर्बानियां ले रहा था, अब वो 3 दिन का बच्चा 4 दिन के बच्चे को लेकर के वो माँ अस्पतालों से निकल करके एटीएम और बैंकों के लाइन में लगने का काम करती है। सुबह से शाम हो जाता है, उस माँ को नए नोट नहीं मिलते हैं, लेकिन नए नोट के अभाव में उनका 4 दिन का बच्चा गोद में बड़े बड़े दम तोड़ने का काम करता है मेरे सम्मानित साथियों। और इन्होंने कहा था आप 50 दिन का समय दे दो, इन्होंने आपसे 50 दिन का समय मांगा, लेकिन ऐसे सालों बीत गए, ये आपके घरों में वो किलकारियां नहीं लौटा सकते हैं। जिन बेटी बहनों ने आत्महत्या किया है उन बहन बेटियों को वापस नहीं लौटा सकते हैं। ये झूठे लोग हैं, ये वादा करते हैं, वादा तोड़ते हैं। आप लोग मेरे सम्मानित साथियों, यहाँ तमाम हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ ये मेहनत कश लोग है, ये मेहनत मजदूरी करने वाली हमारी माताएं बहनें हैं जो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए घरों से निकल करके दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने का काम करते हैं। और इस उम्मीद के साथ अब एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं कि अगर हमने एक टाइम का खाना छोड़ दिया कुछ पैसा बचेगा, उस पैसे से अपने बेटे को गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद भेज करके अच्छी परवरिश उनका करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, ताकि उनका बेटा उनकी तरह से गुलामी की बेड़ियों की जंजीरों में न बंधा रहे, उनका बच्चा किसी दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी न करे। आप लोग अपने पेट को काट करके एक टाइम का खाना नमक रोटी खा करके अच्छे खाने को त्याग कर पैसा बचा करके अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं। आपके बच्चे में काबिलियत रहती है कि अगर अभी कोई परीक्षा हो जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षा हो जाए, आपका बेटा बेटी उस परीक्षा को टॉप करने की हैसियत रखता है। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार कहने का काम करती है कि हमारे पास नौकरियां तो है लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं है, लायक लोग नहीं है। मेरे सम्मानित साथियों, इन लोगों ने कहा था ना कि हमारे पास नौकरियां तो है लेकिन लायक लोग नहीं है। मेरे सम्मानित साथियों, आपकी भावनाओं के साथ हमेशा खेलने की कोशिश की गई है, लगातार आपकी भावनाओं को आहत करने का काम किया गया है। मेरे सम्मानित साथियों, ये लोग क्या देंगे आपको, ये लोग आपको क्या दे सकते हैं? अभी इन्होंने एक नई योजना निकाल दी है, अग्निवीर योजना। इन्होंने नई योजना निकाली है, अग्निवीर योजना। अब बच्चा 3 साल नौकरी करेगा, फिर रिटायर होकर के बैठ जाएगा, दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने का काम करेगा।